तो आप देखेंगे कि जो मसनूई कीमत डॉलर की कायम की गई है 284-85 रुपये, वो कहाँ जाएगी? वो 300 से ऊपर जाएगी। उससे अफरात ज़र का एक और दौर है शुरू होगा। तो एक पूरा मसनूई निज़ाम जो 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया गया था, अब सिस्कियाँ ले रहा है। आप देखेंगे कि ये निज़ाम जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है, जो जिसने वोट की लूट पर एक हुयूले को खड़ा किया है, ये अब गिरने को है। तो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, हम कौम के सामने हाजिर हुए हैं। हम मंसूबा साजों को कहते हैं होश के नाखुन लो, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलो, सच को अपनाओ, जो हकीकत है उसको समझो, उसको मानो। हमारे सामने कल 2 खतूत आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतहाई जलीलुल कदर जज साहिबान के। ये खतूत एक दास्तान बयान करते हैं कि इस वक्त मुल्क में अदलिया की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज कर दिया गया है, किस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमला हुआ है अदलिया पर, उसने इस मुल्क से अदल का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है, इंसाफ का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है, एक आज़ाद अदलिया का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है। तो ये तमाम तसव्वुरात तो हमारी सरिश्त में बसते हैं। देखिए, इमाम अबू हनीफा ने क्यों चीफ जस्टिस बनना कबूल नहीं किया था, काज़ी उल क़ज़ा खलीफा बनाना चाहता था? क्योंकि उनको खौफ था, उनको ये शुबा था कि ये शख्स मुझसे अपनी मर्जी के फैसले कराएगा। उन्होंने उस ओहदे को ठुकरा दिया। इमाम हम्बल फिक्री तौर पे अपने अपने नज़रिए पर खड़े रहे, काजी नहीं बने, कोड़े खाए, खलीफा की जेल में गए। तो ये है हमारी रिवायत आज़ाद अदलिया की, आज़ाद मंश जजों की। हमारी रिवायत में शामिल है जमहूरियत। पाकिस्तान हमने एक जमहूरी तहरीक के ज़रिए हासिल किया। कायद आज़म की पूरी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए गुजरी, जमहूरियत की उन्होंने बात की, हर इदारे को उन्होंने कहा कि तुम जमहूरियत और जमहूरी इदारों के ताबे होगे। आज अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान को सीसी का मिस्र बना दिया जाएगा, या कोई और मुल्क जहाँ कहते हैं जमहूरियत नहीं और माशी तरक्की हुई है, तो पाकिस्तान में भी हम जमहूरियत को दफन करेंगे और माशी तरक्की हासिल करेंगे, तो ये खाम ख्याली है। डिक्टेटर माशी तरक्की की ज़मानत नहीं हुआ करता। कितने ईदी अमीन हमने देखे जो अपने मुल्कों को तबाह करके चले गए, उनकी अक़वाम आज उनका नाम लेने से शर्मिंदा है। पूरा अफ्रीका, लातीनी अमरीका और हमारा अपना मुल्क इसकी मिसाल है। हर फौजी दौर को आप देखिए, बुलंद बांग दावे किए गए कि बस एक डंडे की ज़रूरत थी इस कौम को, अब डंडा बरदार आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है? मुल्क दो लख्त हो जाता है। वो ज़िया का दौर हो, क्या होता है? जमहूरियत वापस आती है, उसको फिर मफलूज किया जाता है। वो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो या वो 1990 की दिहाई की हुकूमतें हों, हर हुकूमत पे हमला होता है। बिलाखिर PTI की हुकूमत आती है, अवाम की तायद से हुकूमत आती है, उस पर भी हमला किया जाता है। और आज ये कोशिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वाले ना रहें। घरों पे हमले हैं, चादर चार दीवारी पामाल है, सहाफ़ियों पर हमले हैं, आज़ाद सहाफ़त पर हमला है, लोगों को खौफज़दा करने की कोशिश है, लेकिन ये सब नाकाम हो रहा है। ये कौम आगे बढ़ रही है, ये कौम जमहूरियत की तरफ बढ़ रही है। जिस झूठ को हम पे मुसल्लत किया गया है वह आज हम सब के सामने ज़ाहिर है। तो मैं आपके ज़रिए फिर एक दफ़ा कौम से कहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान जेल में आपके लिए बैठा है, वो आपके साथ खड़ा है, आपका दर्द लिए वो जेल में बैठा है। हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं जहाँ मईशत इंसान दोस्त हो, गरीब दोस्त हो, वो सिर्फ उमरा के लिए ना हो, सिर्फ वो पॉलिसियाँ ना बने जिससे इस सेठ और उस सेठ को फ़ायदा हो, वो पॉलिसियाँ हों जो अवाम दोस्त हों, जो गंदम की कीमत मुकर्रर करें जिससे छोटा किसान खुशहाल हो, जो पानी फराहम करें जहाँ पानी की ज़रूरत है। आज सिंध में एक खौफ का राज है। सिंध में अगर आप खिलाफ बोलते हैं उसके जो वहाँ बरसर इक़्तिदार है तो आपका पानी बंद कर दिया जाता है। सिंध का मैं एक तफसीली दौरा करके आया हूँ, हर जगह यही बात सुनी कि यहाँ पे सियासत पानी के बलबूते पर होती है। तो हमने इस मुल्क को अगर आज़ाद करना है इन ज़मीनी खुदाओं से, तो हमें जमहूरियत के साथ खड़ा होना होगा, हमें आज़ादी इजहार का साथ देना होगा, हमें अपने वोट की इज़्ज़त कराना होगी, हमें वो मईशत चाहिए जो इंसान दोस्त है, जो गरीब दोस्त है। तो सब दोस्त बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब अल्लामा नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान 71 में टूट गया था, जो 47 में बना था, और ये मौजूदा पाकिस्तान 72 में वजूद में आया। और फिर इस बिखरे हुए पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए आइन बनाया गया ताकि सारे सूबे, बिलाखिर इंसानी माशरे जब लोग इकट्ठा रहते हैं, मुख्तलिफ इकाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो किसी ज़ाब्ते और कानून के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर कोई कानून और ज़ाब्ता ना हो
تو کٹھی زندگی نہیں ہو سکتی. ایک چیز اپنی جگہ پر رہ سکتی ہے اس وقت جب قانون ہو تو، ورنہ ہر جماعت ہو جاتی، جنگل بن جاتا ہے. تو اکٹھے رہنے کے لیے آئین بن گیا 1973 کا آئین، کہ ایک ڈاکومنٹ بن گیا، سوشل کنٹریکٹ بن گیا، جس کے تحت پاکستان کے سارے صوبے اور ساری اکائیاں انہوں نے فیصلہ کیا اکٹھے رہیں گے، اور ان کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے آئین بنایا اور پاکستان کے عوام نے اس کو قبول کر لیا. آئین وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو ہم کو اکٹھا رکھتا ہے. پھر اس کی روشنی میں قانون سازیاں ہوتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، پارلیمنٹ بنتی ہے، ادارے بنتے ہیں، صوبائی سیٹ اپ بنتے ہیں، اسی آئین کی روشنی میں بنتے ہیں، اور قانون سازی ہوتی ہے صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر، اور قانون محترم ہوتا ہے. جن معاشروں میں قانون اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. قانون کے نفاذ کے بغیر عدل کا نفاذ ناممکن ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا ناممکن ہے. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے جو تباہی مچا رہا ہے، طوفان ہے اس وقت پانی کی شکل میں جو تباہی مچا رہا ہے. اس سے پہلے آئین شکنی کا طوفان آیا، لا قانونیت کا طوفان آیا، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا طوفان آیا. 8 فروری کو عوام نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو اس لا قانونیت اور آئین شکنی کے طوفان کے ذریعے بدلنے کی کوشش کی گئی اور ملک تباہی و بربادی کے حوالے کر دیا گیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئین شکنی کر کے یا آئین کی روح ختم کر کے، جو آئین بنایا تھا ہمارے اسلام نے اس کی روح ختم کر کے اور اس کو ایک بالکل ایک پیرالائز قسم کا آئین بنا دیں اور پھر اپنی مرضی کے قوانین بنائیں، اور وہ قوانین جو دراصل قانون کی روح کے خلاف ہیں، جو فلسفہ قانون سازی کا اس کے خلاف ہے، تو اس نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، ادارے ریلیونٹ ہو جائیں گے. اب پنجاب میں کوئی ادارہ ہے؟ سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم نے اکٹھا رہنا ہے تو ہمیں آئین کی طرف واپس جانا پڑے گا، رول آف لا کی طرف واپس جانا پڑے گا، اور پاکستان